सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खी अखबार की का। आपके साथ में दीपिका सिंह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और सुर्खियां अखबार के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको हर खबर बताएंगे और अखबार में आखिर खबर को विस्तार से क्या बताया गया है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। मतभेद नहीं, सीएम बीजेपी तय करेगी, एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है। तो देखिए, फडणवीस ही होंगे मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों में इसे जगह दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। देखिए, हर एक अखबार ने इस खबर को जगह दी है। लगभग 7 से 8 दिन का वक्त हो चुका है रिजल्ट की घोषणा होते हुए, लेकिन अभी भी जो मंथन है वो खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच जो खबर आई है वो ये है कि सेहत सुधरी, शिंदे अपने गांव से मुंबई लौट आए हैं। मतभेद नहीं है, सीएम भाजपा ही तय करेगी, ये शिंदे पहले ही आपको बता दें ये कह चुके हैं। तो फिलहाल फडणवीस ही होंगे मुख्यमंत्री, भाजपा नेता का कहना है। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा शपथ ग्रहण की तारीख के ऐलान के बाद 24 घंटे के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने 17 मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, चुनाव के बाद आराम करने गांव आ गया था और महायुति में कोई मतभेद नहीं है। इसके अलावा कहा कि सीएम पर फैसला पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। सोमवार को सीएम के नाम तय हो जाएगा। देखिए, आज भी आपको बता दें कि ताज होटल में तमाम विधायकों के साथ मीटिंग होगी और इस मीटिंग के जरिए ही निकल के आएगा सीएम का नाम होगा। क्योंकि देखिए, नाम सिर्फ सीएम का तय नहीं होना, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसके बाद आपको पता है नई कैबिनेट का विस्तार होगा, नई कैबिनेट बनेगी, तो उसमें किसको कितनी तरजीह दी जाए इसके लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें इस सवाल पर क्या वे बेटे श्रीकांत को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो फिलहाल देखिए, आपको बता इस पर सब फैसला चर्चा होगा कि गृह मंत्रालय की मांग को लेकर पूछे सवाल में शिंदे ने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे लेकर वरिष्ठ नेता सहमत तो जरूर है। सोमवार या मंगलवार को विधायक दल की बैठक में ऐलान होगा। शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होना है। फडणवीस 2 बार सीएम रहे, शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम थे। फिलहाल देखिए, तस्वीरें बहुत साफ हो चुकी है। तस्वीर इसलिए भी साफ है कि यहाँ पर चाहे वो बीजेपी की बात करें, शिवसेना गुट की बात करें या एनसीपी अजित पवार की गुट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहा, सबसे ज़्यादा जो मत मिले वो बीजेपी के मिले। तो जाहिर सी बात है कि अपने आप ही ये तय हो जाता है कि सीएम जो होगा वो बीजेपी का तय होगा। बिल्कुल, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ये तय नहीं हो पाना कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, फिलहाल वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी और अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी ओर से भी अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, नाम कौन सा होगा जिस पर मोहर लग सकती है। जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, विपक्ष जो है वो चुटकी भी ले रहा है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने ये जरूर बता दिया है अपने ऐलान के साथ कि मुख्यमंत्री बीजेपी के कुनबे से ही होगा। और साथ ही एकनाथ शिंदे जिस तरह से नाराज थे और एकाएक वो मान गए, इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे का दबदबा यानी कि प्रेशर प्रधानमंत्री या फिर खुद अमित शाह या पूरी बीजेपी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जो उनका दबदबा है उसे वो भांपते हुए कहीं ना कहीं फैसला ऐसा ही लिया जाएगा जिसके जरिए एकनाथ शिंदे आहत ना हो। इससे पहले अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब इस बार जिक्र यह है कि सीएम के रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। लेकिन यहां सिर्फ सीएम फेस तय करना एक बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि सीटों का बंटवारा और मंत्रालय यानी कि विभाग का बंटवारा भी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर पेच फंसा हुआ है। चाहे वो अजीत पवार हो, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर वो बीजेपी ही क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि वोट, जैसा कि दीपिका ने भी आपको बताया कि बीजेपी को ज्यादा मिले हैं, तो बीजेपी की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने के बाद जो विभाग है, जो मेन विभाग है, वो बीजेपी के पास रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें दे दिया जाए और अब भी इस पर पेच
फंसा हुआ है। फिलहाल देखना होगा 5 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह है आजाद मैदान में, वहां शाम 5 बजे शपथ लेता मंच पर आखिर कौन नजर आएगा। बहरहाल बिल्कुल ये इसलिए कहा जाता है ये बड़ी बात, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद यकायक ऐसा जाता अचानक से जो भीड़ में बैठा था नेता उसी को सीएम बना दिया गया था। तो अभी बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है इसे कोई नहीं भाप पा रहा। तो यही बड़ी वजह है कि अभी विचार विमर्श चल रहा है और ये चल रहा है कि आखिरकार चेहरा कौन होगा। इसके बाद देखिए ना, इस चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव भी होना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और बीएमसी में दबदबा आपने हमेशा देखा होगा शिवसेना का ज्यादा होता है, एकनाथ शिंदे का है। तो यहाँ पर रूठे नहीं, उनको भी तो मनाना होगा। चलिए पूजा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस महानिदेशकों का 59वां सम्मेलन हुआ। पुलिस एडवांस होगी तभी देश विकसित होगा, और दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए फिलहाल आपको मालूम होगा कि देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम डीजीपी आईजीपी सम्मेलन को लोक सेवा भवन में शुरू किया गया था और रविवार को ये 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे थे और पुलिस महानिदेशकों के साथ ही सभी राज्यों के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर इसकी सराहना की है। देखिए बहुत बड़ी बात है, पुलिस एडवांस होगी तभी देश का विकास होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मजबूत होना बहुत लाजमी है। तभी देश की सुरक्षा हो सकती है, तभी लोगों की सुरक्षा हो सकती है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा। देखिए ओडिशा में पुलिस महानिदेशक का 59वां सम्मेलन था, जिसमें आपको बता दें पुरजोर तरीके से तैयारियां भी थी, जिसमें तमाम डीजीपी का ये सम्मेलन कहा गया था। और इसमें आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन को समापन सत्र को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी और इसके अलावा साइबर अपराध, एआई के उत्पन्न संभावित खतरों, विशेष रूप से सामाजिक संबंधों को बाधित करने के लिए डीप फेक क्षमता पर जो चिंतन है उसको व्यक्त किया, यानी कि चिंता को व्यक्त किया कि किस तरीके से तमाम जो साइबर क्राइम्स हैं वो एकदम से उत्पन्न हो रहे हैं, लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं। तो आप देखिए इसके लिए आपको अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, पुलिस को उससे परिचित कराना होगा, जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुचारू तरीके से काम कर पाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांस्टेबल्स के कार्यभार को कम करने के लिए आईटी के उपयोग का आह्वान किया। पुलिस एडवांस होगी तभी देश विकसित होगा, डबल एआई शक्ति का इस्तेमाल करे पुलिस। देखिए एक नया फॉर्मूला जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि देखिए डबल एआई शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नेतृत्व से भारत की आर्टिफिशियल एजेंसी और एस्पिरेशनल इंडिया की डबल एआई शक्तियों की सलाह इस्तेमाल करने की सलाह दी है। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बात इसलिए भी है कि जाहिर सी बात है अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे या तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, इससे साइबर क्राइम जो इस वक्त फैल रहा है उससे लोग जो है बहुत आसानी से शिकंजे में आ जाते हैं। और देखिए बड़े से बड़े अपराध अपने इन दिनों देखे ही होंगे कि साइबर क्राइम में लोग कैसे फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई उसमें फंसा देते हैं और गवा भी देते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना था कि आप अपने आप को जोड़िए आधुनिक तकनीक से, जिससे कि आप भी विकसित हों और आपके जरिए देश भी विकास करे। बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं इसके जरिए कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से डिजिटल क्राइम देश में बढ़ रहा है, पीएम मोदी का एक सपना था कि इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़े और ऐसा हुआ भी। बीते कुछ समय में आपने देखा होगा कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हुआ है, लेकिन जितना डिजिटल आज के समय में इंडिया और इंडिया के लोग हो चुके हैं, उतना ही ज़्यादा डिजिटल यहाँ के स्कैमर्स हो चुके हैं जो कि लोगों के साथ डिजिटली फ्रॉड कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा चर्चा डीप फेक की गई और डिजिटल अरेस्टिंग के साथ ही किस तरह से डिजिटल क्राइम को बढ़ने से रोकना है, इस पर चर्चा की गई है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ लेते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। दीपिका। बिल्कुल, भागवत बोले कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, कम आबादी वाला समाज नष्ट हो जाता है। और देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक भास्कर ने भी प्रमुखता से इसे छापा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक
मोहन भागवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते गिरते 2.1% के नीचे चली गई तो तब समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा जरूर करें। नागपुर में कैथोलिक कुल सम्मेलन को रविवार को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने कुटुंब यानी कि परिवार समाज का हिस्सा है और हर एक कुटुंब इसकी इकाई है। हमारे देश की जनसंख्या नीति जो 1996 या 2002 के आसपास तय की गई थी, वो ये कहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत ने कहा है कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। कम आबादी वाला शहर या फिर समाज नष्ट हो जाता है और अपने आप में ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विशेष समुदाय का जिक्र यहाँ पर किए बिना सीधा यह हमला बोला गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को समाज के लिए चिंताजनक बताया है। रविवार को कठाले कुल सम्मेलन में परिवार के महत्व पर जोर देते हुए भागवत ने कहा, कुटुंब समाज का हिस्सा है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाए तो समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। उनके पतन के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। कई भाषाएं और समाज इसी कारण समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम से कम 3 होनी चाहिए। हर दंपति को 2 से ज्यादा यानी कि 3 बच्चे करने चाहिए। और संघ प्रमुख ने कहा कि आबादी कम होना चिंता का विषय है। हमारे देश की जनसंख्या नीति साल 2000 के आसपास तय हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे ना जाए। देखिए, यहाँ पर आपको वो नारा याद आता होगा जब सरकार कहती थी हम 2 हमारे 2, और 2 से ज्यादा अगर किसी के भी बच्चे हुए तो उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच आरएसएस प्रमुख का ये बयान अब सुर्खियों में रहने वाला है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बयान को बिल्कुल नहीं भूलने वाला, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से ये कहना कि अब 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे आप कीजिए ताकि जो समाज में आपकी उपलब्धता है वो कम ना हो और समाज में जो परसेंटेज है आपके वर्ग का वो कम ना हो। और इस पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे कम हुए और अगर किसी एक धर्म की जनसंख्या कम हुई तो वो ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप नष्ट हो जाता है। उसके लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया देखिए, इसके मायने जो हैं वो अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। मोहन भागवत की टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करती हैं। उन्होंने मोदी की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सोना और मंगलसूत्र मुस्लिम महिलाओं में बांट देगी। भागवत कहते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करो। ओवैसी ने यह भी कहा कि अब आरएसएस वालों को शादी करना शुरू कर देना चाहिए। ये हमने आपसे कहा था कि बात पर बात जरूर निकलेगी और जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रिया भी जरूर आएगी। चूंकि आपको याद होगा आरएसएस अपने अनुशासन को लेकर किस तरीके से पर्टिकुलर है, ये सभी को पता ही, और ये तंज अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है। देखना ये होगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आएगी, देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है लोकार्पण महाकाल में एटीएम का प्रसाद। तो दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, आपको बताते चले कि महाकाल मंदिर देश का पहला मंदिर बन गया है जहां पर प्रसाद के लिए एटीएम जैसी मशीन लगाई गई है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया। श्रद्धालु अब प्रसाद वेंडिंग मशीन यानी कि एटीएम मशीन से लेंगे। एटीएम से लड्डू उन्हें प्राप्त हो सकेगा और इस मशीन में लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट करने पर पैकेट बाहर निकल आएगा। श्रद्धालु 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम लड्डू के पैकेट प्राप्त कर सकेंगे। मंदिर प्रशासक के अनुसार 2-3 दिन में आम श्रद्धालुओं को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, महाकाल में प्रसाद का वितरण वाकई में ये बहुत बड़ी खबर भी, एडवांस खबर भी इसलिए है क्योंकि लगातार आपको बता दें देश विदेश से श्रद्धालु
बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए उस मंदिर को, ये बहुत ज़रूरी और बहुत लाजमी हो जाता है। इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से एक विस्तृत कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया है। हालांकि अभी काम प्रथम चरण का पूरा हुआ है, लेकिन और भी अत्याधुनिक बना दिया गया है। जैसे कि पूजा भी आपको बताई थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका लोकार्पण किया है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने महाकाल मंदिर का प्रतीक चिन्ह देते समय मोहन यादव ने भी उनको नजर आए। देखिए, उज्जैन महाकाल देश का ऐसा पहला मंदिर है, यानी कि अपने आप में ये पहला ऐसा मंदिर होगा। जैसे कि आप एटीएम मशीन में जब जाते हैं तो अपना कार्ड डालते हैं, कार्ड डालने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप कार्ड डालेंगे, अपना पेमेंट देंगे और उसके बाद आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो जहां प्रसाद के लिए एटीएम जैसी मशीन लगाई गई है, रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सीएम मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया। श्रद्धालु अब प्रसाद वेंडिंग एटीएम से लड्डू प्राप्त कर पाएंगे। ये अपने आप में अनूठी पहल है और इस मशीन में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने से जो आपका पैकेट होगा वो बाहर आ जाएगा। श्रद्धालु 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का लड्डू के पैकेट को प्राप्त कर पाएंगे। मंदिर प्रशासक के अनुसार 2-3 दिन में आम श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए, कोशिश यही रहती है कि तमाम जो मंदिर होते हैं वो लोगों को सुविधाएं दे सकें, लेकिन बाबा महाकाल की जो बात है वो निराली इसलिए भी है क्योंकि हम आपको पहले ही बता रहे हैं, देश विदेश से हजार संख्या में श्रद्धापूर्वक यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और भारी संख्या में पहुँचते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक सुविधा हो जाने से कम जो प्रसाद देने की भीड़ लगती है वो कम हो जाएगी। ये सरकार की मंशा है और देखना होगा कितना सफल हो पाता है ये। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दीपिका, बिल्कुल, संसदीय समिति ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा का ब्यौरा मांगा है। दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने जगह दी इसको। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों को अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। सच्चा समिति की रिपोर्ट में कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का उल्लेख किया गया था। समिति ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का वितरण मांगा। आपको बता दें, संसदीय समिति का कार्यकाल अब बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया। कांग्रेस सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था। इस पर कानून की धारा 40 पर सबसे अधिक विवाद है। दरअसल ये धारा वक्फ बोर्ड को ये तय करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। अब मौजूदा संशोधन विधेयक में इस पर अंकुश लगाने की तैयारी हो गई है। हालांकि विपक्षी दलों समेत कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने विधेयक को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। बिल्कुल, देखिए, और ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। संसदीय समिति ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का ब्यौरा मांगा है। अब खबर क्या है डिटेल में वो आपको बता देते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल की जांच कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया है। सूत्रों के अनुसार समिति ने राज्य सरकारों और उनकी आधिकारिक एजेंसियों से अवैध कब्जे वाली संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। दरअसल सच्चर समिति की रिपोर्ट वक्फ संपत्ति पर कब्जे का उल्लेख कर चुकी है। समिति ने राज्य से वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्ति का भी विवरण मांगा है। यानी अब तक वक्फ बोर्ड की ओर से जिन भी संपत्ति पर दावा किया जा रहा है कि ये संपत्ति उनकी है, उसको लेकर भी अब रिपोर्ट मांगी गई है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है, एक प्रूफ मांगा गया है जिसमें ये प्रूफ करना होगा कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर, जिस संपत्ति को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की है, वो वाकई उनकी है भी या नहीं। और साथ ही इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम की धारा 40 में संशोधन किया था। इस पर सबसे ज्यादा विवाद है। ये धारा वक्फ बोर्ड को ये तय करने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। मौजूदा संशोधन बिल में इस पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो देखिए, अधिनियम की धारा 40 यानी कि वक्फ अधिनियम की धारा 40 को लेकर काफी ज्यादा विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि इसने वक्फ बोर्ड को साल 2013 में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अनुमति दे दी। अनुमति ये दे दी कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर ये दावा करता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वो उनको मिल जाती थी।
अब ऐसा ना हो, आगे भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए इस धारा 40 को भी बदलने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए, वक्फ के अधिकार को सीमित करना ये बड़ी बात थी और आपको याद होगा इसके लिए बाकायदा कानून भी लाया गया। इसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जेपीसी की मांग की गई और जेपीसी का गठन भी हुआ। तमाम वक्फ जो गठन हुआ, जो समिति है वो तमाम राज्यों में पहुंच रही है और अलग अलग तरीके से तमाम वक्फ बोर्ड से चर्चा भी कर रही है। हालांकि अब इसकी रिपोर्ट जो है वो जनवरी में सौंपी जाएगी, लेकिन वक्फ के अधिकार को सीमित करना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में अभी आपने वाराणसी का मुद्दा देखा होगा, जिसमें कॉलेज में स्थित मजार को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया और उस 6 साल पुराने लेटर का हवाला दे दिया। कहा कि देखिए 6 साल पहले हम कह चुके हैं ये हमारी जमीन है, तो यहाँ पर अब उनकी मनमानी पर अंकुश लगाना ये बहुत लाजमी हो गया है, क्योंकि कभी भी किसी की जमीन को वक्फ अपनी जमीन बताकर उस पर कब्जा कर लेता है। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं तमाम खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। राउजेविनी कोर्ट में सुनवाई, पुलिस ने 5 दिन की थी रिमांड मांगी। देखिए, विधायक बालियान से 2 दिन पूछताछ करेगी पुलिस। दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आज इस मामले को लेकर नरेश बालियान की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। देखिए, अदालत ने मामले को सुनने के बाद यह आदेश दिया कि शनिवार देर शाम दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालियान को पूछताछ के लिए आर.के. पुरम स्थित पुलिस की क्राइम ब्रांच को बुलाया गया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बालियान को गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बालियान जबरन वसूली की गतिविधियों में संलिप्त है और पार्टी ने प्रश्न किया था कि आप प्रमुख केजरीवाल ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आम आदमी पार्टी ने बालियान का बचाव करते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, तो बालियान ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया। कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ मुख्य पुलिस में मामला दर्ज कराएंगे जो उनके बारे में झूठ फैला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये खबर जब सुर्खियों में आई तब सवाल उठने लगे कि जो अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा था कि बीजेपी गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है, बीजेपी गलत चीजों को बढ़ाना चाहती है, गैंगस्टर्स जो है उन्हें बढ़ावा दे रही है, तो इस पर अब ये खबर ऐसी है जिसे लेकर विपक्ष अब सुर्खियां बटोर रहा है और साथ ही जो सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी वो विपक्ष की चुटकी ले रहा है। खबर क्या है वो हम आपको विस्तार से बता दें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की वित्तीय जांच करने के अलावा उसकी उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान से संबंध की भी गहन जांच कर रहा है। इतना ही नहीं, जांच करने के साथ ही दोनों के बीच पिछले साल 40 बार बातचीत होने के साक्ष्य मिले हैं। इसमें कई बार बालियान ने नंदू को तो कई बार नंदू ने बालियान को कॉल किया। दोनों के बीच कई बार काफी देर तक बातचीत हुई थी और इस बारे में पूछने पर बालियान जांच अधिकारी को विस्तार से जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पिछले साल मई में बालियान ने स्पेशल सेल में शिकायत कर सांगवान पर धमकी देने का आरोप लगाया था। कहा था कि सांगवान चाहता था कि वो जिस व्यक्ति को धमकी दे उनसे पैसे इकट्ठा कर वो उसके गुर्गों को सौंप दे। पुलिस ने जब बालियान से पूछा कि सांगवान उनसे पैसे क्यों मांग रहा था तो बालियान क्राइम ब्रांच को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से संजय बालियान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में विधायक के पास एक प्रूफ ना हो पाना, एक जवाब जिसके जरिए वो अधिकारियों को संतुष्ट कर पाए, ऐसा जवाब ना हो पाना वाकई सवाल खड़े करता है और विधायक साहब को एक सवाल के कटघरे में खड़ा करता है। देखिए, बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। कैसे, जरा ये भी समझिए। अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया को बीजेपी ने बेहद दुखद बताया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पदयात्रा के दौरान एक ऐसे युवक ने अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की जिसकी नौकरी वाली केजरीवाल की प्रशासनिक गलतियों से गई। आपने बालियान के बचाव के लिए बड़े बड़े वकील तो खड़े कर दिए, लेकिन कोर्ट ने पुलिस रिमांड को मंजूर किया। ये बताता है कि किसे बेहद मजबूत है। सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्हें इस बारे में बताएंगे। तो फिलहाल देखिए, बालियान के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। क्योंकि अब देखिए, ये इसलिए दिलचस्प भी है क्योंकि ठीक
नए साल में जनवरी में अब इलेक्शन होने हैं विधानसभा चुनाव के। जाहिर सी बात है सभी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला ये तय है, आप अकेले लड़ेगी चुनाव। बिल्कुल, केजरीवाल कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। तो देखिए ये खबर जो है काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी माहौल और गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले पार्टी गठबंधन की संभावना पर विचार कर रही थी, लेकिन अब उसने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले से दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय हो गया है, जिसमें पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है। आपके इस कदम से दिल्ली में गठबंधन की अटकलों पर भी विराम लग चुका है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो ना तो किसी दल से गठबंधन करेगी और ना ही किसी दूसरे दल को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है और किसी के साथ चुनाव लड़ना इस बार आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है। और देखिए ये वाकई में इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे आए थे INDIA गठबंधन में, ये पहले से ही साफ हो गया था। आम आदमी पार्टी कतई नहीं चाहती है कि कांग्रेस जो है दिल्ली में उनके साथ चुनाव लड़े, क्योंकि आपको याद होगा शीला दीक्षित के बाद से ही जो कांग्रेस है वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ी हुई है। और ये पहले से ही आपको बता दें कि साफ कर दिया गया था कि देखिए हम आम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक ऐसे ही हुआ हरियाणा में भी। तब ये लगा था कि दोनों ही पार्टियां संग में चुनाव लड़ेंगे, वहां राहुल गांधी ने बहुत धन्यवाद अदा किया, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कोई मौका नहीं दिया गया था। तो फिलहाल देखिए अंदर खाने में सब कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ लोकसभा में सब साथ साथ है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो सब अपने अपने घर को तलाशेंगे, अपनी अपनी गोटियां फिट करेंगे और अपना अपना खेल खेलेंगे। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। बिल्कुल, खबरों में बढ़ेंगे आगे। 32 दिन बाद दिल्ली की जो AQI लेवल है वो 300 के नीचे है। तो देखिए दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा, लेकिन इस बीच बहुत ही थोड़ी हम कह सकते हैं राहत की खबर है। दिल्ली में पॉल्यूशन से बेहद बुरा हाल है। हालांकि दिसंबर की शुरुआत से इस खबर को लेकर थोड़ी राहत। बड़ी जानकारी ये है कि इस बार AQI लेवल 300 पे थोड़ा पहुंच चुका है। राजधानी की हवा में सुधार हुआ, भले ही सुधार का स्तर भी खराब श्रेणी में ही है, लेकिन ये बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी कम है। उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे हवा में पूरी तरह सुधार आ जाएगा। देखिए वाकई में थोड़ी अच्छी खबर है, थोड़ी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि जो वायु की गुणवत्ता है ना उसमें थोड़ा सा हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो इजाफा है वो ज़रूर देखने को मिला। और इसकी जो वजह है वो ख़ास वजह ये भी है कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे स्थितियाँ थोड़ी ठीक होती जाएंगी और जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी उसका असर जो है वो मैदानी एरियाज़ में पड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए नई दिल्ली में जो 32 दिन के बाद जो रिकॉर्ड किया गया विशेषज्ञों के द्वारा, 32 दिन के बाद AQI 300 से नीचे आया, खराब श्रेणी में आया है। देखिए ये हालांकि इसे खराब श्रेणी कहा जाएगा, लेकिन और दिनों के मुताबिक फिर भी राहत इससे माना गया है। तो फिलहाल CPCB के द्वारा जो बुलेटिन जारी हुआ उसमें रविवार को दिल्ली का AQI 285 रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा गया था, लेकिन पहले से बेहतर है। तो फिलहाल ग्रेड 4 लागू है, ग्रेड 4 के नियमों का पालन किया जा रहा है और कोशिश यही है कि तमाम जो आम जनमानस है वह भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करे, जो कि कर भी रहा है। ये अच्छी बात है कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा मसला है और आपको भी अपना ख्याल, अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखना चाहिए, जो कि अब लाजमी हो चला है। फिलहाल ये राहत की बात है। अब देखते हैं जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी आगे वैसे वैसे प्रदूषण का जो लेवल है वो डाउन होगा या फिर बढ़ेगा।
बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल कम हुआ है, ये वाकई आपके लिए राहत की जानकारी है। लेकिन ऐसे में सरकार तो हर संभव प्रयास और प्रबंध कर ही रही है अपने स्तर पर, यानी कि आपको व्यक्तिगत तौर पर भी कोशिश करनी है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए जितने भी प्रयास आप कर पाए आप जरूर करें, क्योंकि सवाल आपके हेल्थ का, आपके स्वास्थ्य का है और उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज आप ना करें जिससे अत्यधिक पॉल्यूशन बढ़े। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है जिसके जरिए आप भी राहत की सांस ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दीपिका कि एक पॉल्यूशन फ्री सांस आप ले पा रहे हैं, क्योंकि AQI लेवल 300 पर दर्ज किया गया है, जो कि अब तक 400, 450, यहाँ तक कि 500 तक पहुंच गया था। लेकिन ये लेवल अब कम होता नजर आ रहा है, जिसके जरिए उम्मीद की एक किरण जरूर जगी है कि हो सकता है अगर ये मेहनत, ये प्रयास इसी तरह जारी रहे तो आगे भी पॉल्यूशन कम हो जाए। जाहिर सी बात, सुप्रीम कोर्ट देखो पूजा पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है कि देखिए हमको दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं बनानी, सबसे प्रदूषित जगह नहीं बनानी, तो मेक श्योर होना होगा आपको और हमको मिलकर ही प्रयास करना होगा। साम दाम दंड भेद, देखिए इसे ग्राफ 4 लागू है, नियम भी उतने ही सख्त होते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। किसानों की पैदल दिल्ली कूच की तैयारी हो चुकी है। काफिले में सबसे आगे होंगे मर्जी बड़े जत्थे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। मीटिंग में बातचीत विफल होने के बाद आखिरकार किसान दिल्ली कूच करेंगे ही, जिससे कि दिल्ली बॉर्डर पर आने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो फिलहाल आपको बता दें किसानों की दिक्कतें, यानी किसान जो है उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन इसमें बातचीत बेनतीजा रही। किसान कई दिन पहले ही दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की अथॉरिटी, पुलिस और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ यमुना प्राधिकरण के सभागार में वार्ता विफल रही। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को 10% विकसित भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग पर अधिकारियों ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। 2 घंटे से अधिक का समय तक चली वार्ता में अधिकारियों ने कहा हाई पावर कमेटी ने किसानों के पक्ष में जो सिफारिशें की उसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, किसानों की पैदल दिल्ली कूच की तैयारी, यानी किसानों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है, वो भी पैदल। काफिले में सबसे आगे होंगे मर्जी बड़े जत्थे, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का ये मुद्दा आपको याद होगा साल 2022 से जब किसान कानून लाए गए थे, तब से ही MSP पर कानून बनाने की मांग किसान कर रहे थे। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को कानूनी गारंटी बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने रविवार को आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार पर किसानों के साथ बातचीत के बाद भी उनकी भावना का सम्मान न करने का आरोप लगाया है। साथ ही केंद्र सरकार पर किसानों के साथ बातचीत से भागने का भी आरोप लगाते हुए पंधेर ने कहा 18 फरवरी के बाद से बातचीत नहीं हुई। केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करना चाहती है, जो हमें मंजूर बिल्कुल नहीं है। 6 दिसंबर को किसानों का जत्था दिल्ली पैदल कूच करेगा। दिल्ली में किसान पैदल मार्च करेंगे और जहां पर रात होगी वहीं सड़क पर सो जाएंगे। काफिले में सबसे आगे मर्जी बड़े जत्थे रहेंगे और इस दौरान खनौरी में किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का आमरण अनशन भी जारी रहेगा। और जब तक केंद्र सरकार मांगे पूरी नहीं करती तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली कूच करने वाले किसानों के पहले जत्थे का नेतृत्व सतनाम सिंह पन्नू करेंगे। इसके बाद सविंदर सिंह चौताला करेंगे और सुरजीत सिंह फूल के साथ ही बलजिंदर सिंह इसकी अगुवाई करेंगे। हर रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जत्था शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर बढ़ेगा। और पंधेर ने साफ कहा है कि पहला चरण अंबाला के जग्गी सिटी सेंटर से होगा, दूसरा चरण मोहड़ा अंबाला में ही होगा, तीसरा चरण खानपुर जट्टा त्यूरा थे में होगा, अगला चरण पीपली में होगा। किसानों का नेतृत्व कह रहा है कि नेता मर्जी बड़े के जत्थे के तौर पर पहली पंक्ति में चलेंगे। तो देखिए पूरा प्लान जो है किसानों का वो तैयार हो गया है। किसानों ने ये पूरा प्लान तैयार किया, रोड मैप तैयार किया है कि कहां से इसकी शुरुआत होनी है और कहां इसका समापन होना है। समापन के लिए फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि कब तक समापन किया जाएगा, लेकिन हाँ शुरुआत का ऐलान हो गया है।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसान जो हैं वो रवाना होंगे अपने घर से और सीधे वो दिल्ली कूच करेंगे। शुरुआत इसकी होगी अंबाला के जग्गी सिटी सेंटर से और शुरुआत होने के साथ ही ये पूरा जत्था किसानों का एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच करेगी। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। चलिए, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट। बिहार के हर किसान की आईडी होगी, लाभ सीधे खाते में जाएगा। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। राज्य के हर किसान का अपना आईडी कार्ड होगा। इसी आईडी कार्ड नंबर से अब कृषि योजनाओं की बात भी की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, एक तरफ किसान जहां अपने आंदोलन का मन बना रहे हैं, वहीं अब जो सरकार है उनको सुविधाएं देने की बात कर रही है। बिल्कुल, केंद्र की पहल पर राज्य के 5 जिले भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण के 10 राजस्व गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इसके तहत गांव के प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उनका पहचान पत्र बनाया जाएगा। जिलों और गांव का चयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग के समन्वय से होगा। अभी मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसानों का पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। अभी समझिए कि आखिरकार इस आईडी कार्ड को बनाने की जरूरत पड़ी तो आखिरकार क्यों पड़ी। अब समझिए, पहला पॉइंट बताया, पति पत्नी दोनों ले रहे थे किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, तो इसके लिए जरूरत पड़ी। दूसरी बात, राज्य के 4 लाख किसानों का सम्मान निधि का अकाउंट बंद। तीसरा, 35,000 किसानों ने सम्मान निधि की राशि सरेंडर भी की है। चौथा, 2.78 लाख किसानों के KYC का सत्यापन हुआ ही नहीं। पांचवा, डीबीटी पोर्टल पर 2.74 लाख किसानों ने लिंक नहीं किया है। छठवा, इस साल 76.18 लाख किसानों को 1552 करोड़ रुपए दिया गया। तो फिलहाल देखिए, बिहार में भागलपुर हो गया, गया हो गया, पूर्णिया हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सारण हो गया, 10 राजस्व गांव से इसकी सबसे पहले शुरुआत की जाएगी। एक क्लिक पर जाने जाएंगे किसानों के नाम, उनकी कितनी जमीन है। तो फिलहाल देखिए, चयनित किसानों के नाम पर कितनी जमीन है, इसका डेटा लेकर किसान सलाहकार जमीन पर जाकर अक्षांश और देशांतर नापी गई केंद्र से मोबाइल एप्लीकेशन पर जीपीएस की फोटो अपलोड करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में किसान और उनके पिता का नाम भी अंकित होगा। किसान के नाम पर कहां-कहां जमीन है, इसकी जानकारी भी पोर्टल के जरिए मिल जाएगी। जानिए, अब आप ये देख लीजिए, क्या है किसान सम्मान निधि योजना, जो हमेशा गूफअप तमाम लोगों में बना होता है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था किसानों को फायदा पहुंचाना। इस उद्देश्य से जो फसल का स्वास्थ्य हो गया, उचित उपज के लिए किसानों की कृषि यंत्र खरीदने, वित्तीय मदद करना होगा, जिससे कि उनकी जो आर्थिक नीति है, जो आर्थिक बोन है, यानी कि बैकबोन जो है, वो उनकी सॉलिड हो सके, स्ट्रांग हो सके। इसके अलावा किसानों की कृषि आय सुनिश्चित हो। योजना के तहत रैयत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 4 महीने में अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपए 3 बार किसान के रूप में, मतलब एक किस्त के रूप में उनको भुगतान किया जाता है। लेकिन अब बिहार के हर किसान की आईडी होगी और लाभ उनके सीधे सीधे खाते में जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों में आपको बता दें ऐसी सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों का खास ख्याल रखा जा रहा है और इस सुविधा का लाभ किसानों तक पहुंच सके, लेकिन किसानों तक पहुंचने के साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हर किसान को इसका लाभ पहुंचे। ये नहीं कि एक ही परिवार से 2 से 4 लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं हम अगली खबर का। तूफान फेंगाल पुडुचेरी में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु में इस साल की बारिश 36 घंटे में हुई है और दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। वाकई में भयंकर तूफान है ये। कल आपने देखा भी होगा किस तरीके से फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई थी। तो चेन्नई के आसपास के जिलों पुडुचेरी में चक्रवात के कारण शनिवार को पूरे दिन बारिश हुई। इसी के कारण बस, ट्रेन, हवाई सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ है और तमिलनाडु के तटीय पुडुचेरी के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीमों के द्वारा सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित किया गया। भारतीय सेना के चेन्नई गैरिसन बटालियन और पुडुचेरी प्रशासन ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बचाव प्रयासों के लिए बुलाया। पुडुचेरी कृष्णानगर क्षेत्र में लगभग 500 घरों में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए
जवानों ने ऑपरेशन चलाया, जहां कुछ इलाकों में पानी स्तर लगभग 5 फीट तक पहुंच गया था। जल भराव वाले क्षेत्रों में 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। चक्रवात के कारण 16 घंटे तक बंद रहा चेन्नई हवाई अड्डा। रविवार सुबह 4 बजे फिर से खुला, लेकिन उड़ान संचालन प्रभावित रहा क्योंकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। IMD के अनुसार चक्रवात फेंगल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय स्थिर रहा था। बिल्कुल, देखिए ये फेंगल तूफान काफी भयानक, काफी खतरनाक तूफान था। हालांकि इसका सीधा शिकार तमिलनाडु और पुडुचेरी को होना पड़ा है। देखिए, आपको बता दें, पुडुचेरी के पास शनिवार को दस्तक देने के बाद तूफान फेंगल रविवार को कमजोर पड़ गया। हालांकि इसके असर से मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी जिले में 24 घंटे में 49 सेंटीमीटर बारिश हुई है और ये 20 साल की सबसे अधिक बारिश है। और इससे पहले यहाँ 31 अक्टूबर 2004 को 21 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। शहरी इलाकों में पानी भरने से सेना को बुलाया गया और सेना ने 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। करीब 1000 लोगों को राहत शिविर में भी ले जाया गया। और वाकई में बहुत बड़ी बात मुझे इसलिए भी है क्योंकि यदि ऐसा कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में साल भर की जो पूरे ईयर में बारिश होती है वो 36 घंटे के अंदर बारिश हो गई थी। तो इतनी बारिश हुई है कि 36 घंटे में साल भर की पूर्ति हो गई है। इस बीच कल की तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, किस तरीके से चेन्नई एयरपोर्ट में आपको याद होगा कि लैंड करने वाला था हवाई जहाज, लेकिन वो लैंड भी नहीं हो पाया था क्योंकि वो इंडिगो विमान का लैंडिंग करने की कोशिश करने वाला वो वीडियो लगातार वायरल हुआ। और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवे पर आकर फ्लाइट लैंड करने ही वाली होती है, लेकिन जमीन के पास आकर एकदम लड़खड़ा जाता है और जिसकी वजह से बार बार फ्लाइट को उड़ान भरनी पड़ती है। पायलट ने 2 बार हवाई अड्डे पर उतरने की असफल कोशिश की। इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारे पायलट ऐसी स्थितियों के लिए ट्रेंड भी हैं। हालांकि तूफान से हुए नुकसान से निपटने पर अब जोर रहेगा। तमिलनाडु के राजस्व आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी साझा की है कि जो नुकसान हुआ है उसके प्रयास जारी रहेंगे। 49 राहत कैंप इस बीच तैयार किए गए हैं। इससे इतनी तेज बारिश में लोगों को राहत दी जा सके। पेड़ गिर गए हैं, जल भराव है, ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति पर इसका सीधा असर है। फिलहाल मुख्य रूप से बारिश से नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्राथमिकी राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता ही रहे थे कि तमिलनाडु में 36 घंटे में साल भर की बारिश हो गई है। तो आप समझिए, इससे बारिश में लगभग 1400 लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो फिलहाल असर जो है वो बहुत भयानक पड़ा हुआ है। चलिए, खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, काश पटेल FBI चीफ बने हैं। पहली बार भारतवंशी को चुना गया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने नए राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए टीम के चुनाव में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में ट्रंप ने अपने अगले कार्यकाल में नए FBI के निदेशक के तौर पर भारतीय अमेरिकी काश पटेल को नियुक्त किया। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद कहे जाते हैं। इसके अलावा काश पटेल हिंदू धर्म की खूब आस्था भी रखते हैं। हिंदू धर्म के साथ अपनी जुड़ाव को लेकर अपने खिताब में उन्होंने जिक्र भी किया है। भारत में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान भी उन्होंने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया था, जबकि अमेरिका में कुछ संगठनों ने राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े किए। तब काश पटेल ने खुद खुले शब्दों में संगठनों की जमकर आलोचना की थी। तो फिलहाल देखिए, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भी, और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो नई व्यवस्था बनाई गई है, डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, उसमें कई तरीके से बदलाव आप देख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, और ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारतवंशी काश पटेल जो हैं वो अब एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते नजर आने वाले हैं। भारतवंशी काश पटेल होंगे FBI चीफ। ISIS से बागदादी तक के खात्मे में रही है अहम भूमिका। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के अगले डायरेक्टर के लिए भारतवंशी कश्यप काश पटेल के नाम का ऐलान किया है। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में भी काश पटेल को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। पटेल ने ISIS अल बगदादी और कासिम अल रिमी के बड़े नेताओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी घोषणा की और काश पटेल के कामों की तारीफ की। देखिए, अब आपको बता दें कि काश पटेल जो हैं वो गुजराती मूल के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और परिवार अफ्रीका से अमेरिका में आकर बस गया था। तो काश पटेल मूल रूप से गुजराती हैं। उनके परिवार पूर्वी अफ्रीका से अमेरिका में आकर बसे थे। कुछ समय के लिए इनका परिवार कनाडा भी रहा। काश का जन्म 1980 में न्यूयॉर्क में हुआ। लॉ एजुकेशन 2005 में काश फ्लोरिडा के लोक अभियोजक बने। 2015 में वो ट्रंप की टीम से जुड़े। देखिए, अब आपको बता दें कि आगे क्या सिनेरियो तैयार होगा। तो सीनेट की यदि मंजूरी मिल जाती है तो काश पटेल 10 साल तक इस पद पर कायम रहेंगे। तो पटेल के नामांकन को सीनेट में मंजूरी लेनी पड़ेगी। सीनेट में ट्रंप के 100 में से 35 सीनेटर हैं और पहले की नियुक्ति 10 साल के लिए होगी। वर्तमान FBI चीफ क्रिस्टोफर रे ट्रंप ने ही 2017 में नियुक्त किया था। अब रे को इस्तीफा देना पड़ेगा। ट्रंप उनको बर्खास्त करेंगे। तो फिलहाल देखिए, काश के नामांकन के बाद अब 3 भारतवंशी विवेक जय पहले नियुक्त हो चुके हैं। तो विवेक रामस्वामी भी आपको बता दें भारतवंशी उद्यमी हैं जो कि ट्रंप के पक्ष में चुनावी रेस से हट गए थे। डॉक्टर भट्टाचार्य भी, इनका नाम भी सामने आया था। फिलहाल देखते हैं कि आगे इनके कार्यकाल को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। चलिए पूजा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ट्रंप की चेतावनी, डॉलर छोड़ा तो भारत समेत ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगेगा और दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है और ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से मांग की है कि वो नई करेंसी बनाने या अमेरिकी डॉलर की जगह पर किसी दूसरे करेंसी को समर्थन देने से बचे, नहीं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप अपने इस बयान के जरिए रूस और चीन को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने वही किया जो वो कह रहे हैं तो इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। तो वाकई में बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इसलिए भी हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि यदि हम ट्रंप के कार्यकाल के पहले कार्यकाल को भी देखें तो ट्रंप एक्चुअल में बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपने दिमाग से अलग तरीके से सोचता है और ये बात इस बाबत साफ भी हो जाती है। तो फिलहाल ये एक चेतावनी या इसे हम धमकी भी कह सकते हैं क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें ट्रंप ने इस बात को लेकर ये बात अब क्लियर कह दी है कि देखिए, यदि आप दूसरी करेंसी बनाएंगे या उसको आप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। फिलहाल NBT की हम कटिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये खबर, ट्रंप की चेतावनी, डॉलर को धमकी दी तो ब्रिक्स पर 100% का टैरिफ लगेगा। तो ब्रिक्स जो समूह है उसमें भारत की भागीदारी भी है। तो समझिए, INS न्यूयॉर्क, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी के इस्तेमाल को लेकर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। तो ब्रिक्स में भारत भी सम्मिलित है, ये सभी जानते हैं। तो ट्रंप ने भारत को, रूस को, चाइना को, ब्राजील को, यानी कि 9 देशों के ग्रुप ब्रिक्स से ये वादा करने को कहा ऐसा नहीं करेगा, नहीं तो आप इसके खामियाजा खुद भुगतेंगे। ट्रंप ने चेतावनी आखिरकार दी क्यों है, जरा देख लीजिए आप। ब्रिक्स देश डॉलर के विकल्प के रूप में कोई नई करेंसी लाने की कोशिश करेगा तो डॉलर को हटाने का प्रयास करेगा। 100% टैरिफ लगाया जाएगा, अमेरिकी बाजार में बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये सोच अब खत्म हो चुकी है कि हम बस खड़े खड़े देखते रहेंगे। तो फिलहाल ये चुनौती है, ये चेतावनी है जो साफ साफ से ट्रंप जो हैं वो ब्रिक्स देशों को देते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए सुर्खियां अखबार के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।